गगनपुर नाम के एक गांव में वीर नाम का एक गरीब लड़का रहा करता था। वीर का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था विनय। उनके माता पिता का कुछ ही महीनों पहले देहांत हुआ था। तब से वीर ही अपने भाई विनय की देखभाल किया करता था। वीर ने तय किया कि वो अपने पापा का मोची वाला काम का ही निर्वाह करेगा। अब मेरे पास और रास्ता भी तो नहीं। अब भाई के लिए पापा और भाई मैं ही तो हूँ। अब चाहे जितनी भी तकलीफ हो, भाई की अच्छे से परवरिश मैं ही करूँगा। उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और ये सब मैं तभी कर पाऊंगा जब पापा की मोची वाले काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। यूं सोचकर अगली सुबह गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे जगह ढूंढकर काम शुरू करने बैठ जाता है। फिर वीर ने आवाज लगाई, आइए भाइयों आइए, आपके पुराने चप्पलों को मेरे पास ले आइए, उन्हें चमकाकर नया बनाकर ले जाइए। यूं दिन भर आवाज लगाने लगा। इस तरह दिन भर ग्राहकों को आवाज लगाने पर कोई पॉलिश करवाता तो कोई टूटा हुआ चप्पल सिलवा लेता था। फिर कमाए हुए पैसों से दूध लाकर अपने भाई विनय को पिलाया करता। इस तरह वीर हर दिन कमाई करने के बाद उसे दूध लाकर विनय को पिलाता। बचे हुए पैसों से अपने लिए कोई खाने की चीज ले लिया करता। यूं दिन बीत रहे थे। एक दिन रमेश नाम का धनी आदमी वीर के पास आकर खड़ा हो जाता है। तब वीर ने कहा, हेलो सर, आपको कैसी सर्विस चाहिए? शू या सैंडल की पॉलिश या टूटे सैंडल को सिलना, सब कुछ करता हूँ। मुझे शू पॉलिश करवाना है, जल्दी करो, ऐसे रमेश ने कहा। फिर वीर के पॉलिश करने के बाद, शू पॉलिश कर दिया मैंने और इस पॉलिश के आपको मुझे 30 रुपए देने होंगे। तुम जानते भी हो तुम किससे पैसे मांग रहे हो? तुम जैसे सड़क छाप मुझसे पैसे मांगने निकले। हम जैसे धनी लोगों के पैसे फेंकने पर तुम्हें चुनकर लेना चाहिए, ना कि मुंह खोलकर इस तरह पूछना चाहिए। ऐसा कहकर अपने जूते से उसे लात मार देता है। उस रमेश के लात मारने की वजह से वीर के साथ साथ उसके गोदी में बैठा हुआ उसका भाई विनय भी नीचे गिर जाते हैं। देखा, हम जैसों के मुंह लगोगे तो तुम्हारा यही हश्र होगा। ऐसा कहकर चला गया। रमेश के किए अपमान से वीर को बहुत धक्का लगा। वीर शाम में घर लौटने के बाद, मैं यहाँ इतनी मेहनत कर कर किसी तरह जी रहा हूँ, ऐसे में उस रमेश का मेरे पास आना क्या? उसके मेरे पास आते ही मेरा ऑस्कर लेवल का मेहनत करना क्या? उसको आवाज लगाकर बुलाना क्या? पैसे पूछकर अपमानित होना क्या? वैसे भी इन सब में मेरी गलती क्या थी? इस पर उस रमेश ने मुझे इतना कुछ क्यों सुनाया? क्या जरूरत थी? इस तरह पूरी रात वो सोचने लगा। हर रोज की तरह अगली सुबह भी वीर अपने काम पर चला गया। तब वीर ने देखा कि रमेश अपने पिता के साथ उस तरफ आ रहा था। ये रमेश आज भी क्यों आ रहा है इस तरफ? पता नहीं आज क्या कर देगा। ऐसा सोचकर वीर चुपचाप बैठा हुआ था। इतने में रमेश के पिता कुमार वहां पर आए। अरे ओ लड़के, मेरे शू को पॉलिश करना। ऐसा कहकर अपना पैर वीर की तरफ बढ़ाता है। वीर ने कुमार के शूज को पॉलिश किया। बाप रे, कल रमेश से पैसे मांगे थे तो कितना कांड किया था। ये तो उनके भी बाप है, क्या पता मुझे मार ही डाले। ऐसे घबरा कर मन ही मन सोचने लगा। इतने में कुमार वीर की ओर देखकर, तेरी इतनी चर्बी चढ़ी है, तू पैसे के लिए ही काम करता है ना? काम करने के बाद पैसे ना मांगकर यूं चुपचाप क्यों बैठे हो? ऐसे जोर से पूछा। वीर की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। दरअसल ये बात है कि कल आपके बेटे के शूज को पॉलिश करने के बाद आपके बेटे ने लात मारकर मुझे अपमानित किया। इसीलिए मैं सोच में पड़ गया कि मैं आपसे पैसे पूछूं या नहीं। ऐसे वीर ने कहा, मेरे बेटे की शिकायत तू मुझसे ही कर रहा है? उसने तुम्हें जूते वाले पैर से लात दिया ना? अगर तुमने मेरे बेटे की इस तरह बेइज्जती की और किसी को बताया तो तुम्हें लात मारना तो दूर, इस पूरी दुनिया में कहीं जी न पाओ ऐसा कर दूंगा, समझा? यूं डांट कर चला जाता है। इस पर वीर ने कहा, ये कैसी बात हुई? पैसे पूछने पर बेटे ने लात मारा और ना पूछने पर बाप ने धमकी दी। बेटा गलत करे तो पिता उसे अच्छे से डांट कर समझाता है, पर ये कैसे धनी बाप है जो अपने बेटे की गलती बताने पर उल्टा मुझी को डांट कर जा रहे हैं। लगता है ये सारे धनी लोग ऐसे ही स्वार्थ में जीते हैं। वीर दुखी होकर सोच रहा था। इतने में सुरेश नाम का एक आदमी वहां पर आया।
मेरे भाई और उसका बेटा रमेश, इन दोनों ने जो अपमान तुम्हारा किया, इसका मुझे बहुत खेद है। तुम्हारा इस तरह अपने नन्हे भाई को लेकर मेहनत करना देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप जैसे धनवान लोगों को अपमान करने के अलावा सहायता करना भी पता है? ऐसे वीर के पूछने पर सुरेश ने कहा, मेरे जान पहचान वालों में चप्पल की एक कंपनी है, मैं तुम्हें वहाँ पर काम दिला सकता हूँ। ऐसा कहकर कंपनी में काम दिला दिया। उस दिन से सुरेश की मदद से मिले उस चप्पल कंपनी के नौकरी को अच्छे से मन लगाकर करने लगा। अपने भाई की भी अच्छे से देखभाल कर रहा था। उस दिन तक धनवान लोग स्वार्थी ही होते हैं, ऐसा सोचने वाले वीर को ये पता चला कि धनवान लोगों में सुरेश जैसे नेक इंसान भी होते हैं। वीर की सोच अब बदल गई थी। बेबी अपने कुछ ही महीने के छोटे से भाई को लेकर रेलवे स्टेशन पर भूख के मारे दुखी बैठी थी। माँ, बहुत भूख लगी है, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं। इस रेलवे स्टेशन में कब से भीख मांग रही हूँ पर कोई नहीं दे रहा और ना ही कोई काम दे रहा है। मैं कैसे जीऊंगी? भाई को लेकर मैं यहाँ पर खुदकुशी करने आई हूँ, पर इस निष्पाप नन्हे से भाई को मारने का मेरा मन नहीं करता। इस तरह रोते हुए विलाप कर रही थी। तभी वहीं से गुजर रही एक महिला रोने की आवाज सुनकर उसे खाने के लिए गोलगप्पे दे देती है। बेटा रो मत, लो इसे खा लो, बहुत भूख लगी है ना? तुम्हारा कोई नहीं? उसके ऐसा पूछने पर बेबी रोते हुए बोली, हमारा कोई नहीं है माई, हमारी भूख मिटाने वाला भी नहीं, इसलिए यहाँ पर मरने आए थे। यूं रोते हुए कह रही थी। गलत बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। भगवान की दी हुई जिंदगी को हम भला किस हक से खत्म कर सकते हैं? धैर्य से काम लो और अपने भाई का चेहरा देखकर जिंदा रहो। भले ही दुनिया कितनी भी निर्दयी हो, पर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इस तरह उसे धीरज देते हुए कुछ पैसे देकर वहां से चली गई। उसकी बातें सुनकर बेबी ने खुद को कुछ संभाला। तभी उसको एक उपाय सूझा। इन पैसों से मेरी भूख तो मिट जाएगी, पर अगर गोलगप्पे बेचूंगी तो पैसे आएंगे। इन पैसों से मैं और गोलगप्पे खरीदूंगी और उन्हें बेचकर खूब पैसे बनाऊंगी। इस तरह मैं अपने भाई की अच्छे से परवरिश करूंगी। ऐसे बेबी ने सोचा। फिर उसने पैसे खर्च किए बिना उन गोलगप्पों को बेचना शुरू किया। गोलगप्पे खाओ गोलगप्पे, आज तक तुमने ऐसे चटपटे गोलगप्पे नहीं खाए होंगे। गोलगप्पे खाओ गोलगप्पे, आप इसे ऐसे मुंह में रखोगे ये झट से घुल जाएगी। ऐसे चटपटे तीखे गोलगप्पे, आओ भाई आओ, गोलगप्पे खाओ। इस तरह वो स्टेशन पर खड़ी लोगों को आवाज लगा रही थी। उसके कहने का अंदाज कुछ अनोखा था, इसलिए लोग वहां पर आने लगे। शाम तक गोलगप्पे खत्म हुए। उसने पैसे इकट्ठे किए और अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस लौटी। उसने घर पर अपने लिए खाना बनाया, अपने भाई को खिलाया और खुद भी खा लिया। बेबी ये देखने के लिए निकली कि गोलगप्पे कहाँ कहाँ बिकते हैं। किसी एक जगह उसे एक ठेले पर थैला भरकर गोलगप्पे दिखाई दिए। बेबी ने ठेले वाले से पूछा, अंकल अंकल, ये पानी पूरी के थैले आप कितने में बेच सकते हो? बेबी की बात सुन ठेले वाले ने कहा, वैसे खरीदने वालों को हम कम पैसे में ही देते हैं, क्योंकि उनका भी धंधा चलना चाहिए ना। वैसे चाहिए किसको? वो दरअसल मैं ही बेचना चाहती हूँ अंकल। क्या कहा? इतनी छोटी हो, क्या तुम्हारे माता पिता नहीं? देखो तो, ये मेरा नन्हा सा भाई है। मेरे माँ का तो देहांत हुआ और मेरे पिता बहुत पहले ही चल बसे। बेबी की बातें सुन उस आदमी को बहुत बुरा लगा। बेटा, मैं तुम्हें हर महीने तनख्वाह दिया करूंगा और 3 समय का भोजन भी। तुम रेलवे स्टेशन जाकर हर रोज गोलगप्पे बेचा करना। महीने के 15,000 दूंगा। अगर तुम खुद भी बेचोगी तो इतना नहीं कमा पाओगी। ठेले वाले के कहने पर बेबी मान गई। उस दिन से हर रोज अपने भाई को साथ में लिए रेलवे स्टेशन पर गोलगप्पे बेचने लगी। दिन भर गोलगप्पे बेचने के बाद शाम होते ही पैसे लिए उस ठेले वाले को देती। ठेले वाला उन्हें 3 समय का भोजन दिया करता था। इस तरह खुशी खुशी सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पर अचानक एक दिन ठेले वाले को दिल का दौरा पड़ गया। बेटा बेबी, यूं आवाज लगाने लगा। बेबी उसके पास आई। उसे समझ नहीं रहा था क्या करे। अंकल, आपको क्या हुआ है? क्या हुआ है अंकल आपको? इस तरह बहुत दुखी होकर पूछ रही थी। तब उस ठेले वाले ने कहा, बेटा बेबी,
ये चाबियां रख लो, ये उस अलमारी की है, उसमें रहे सारे पैसे अब तुम्हारे। गोलगप्पे के धंधे वालों के सारे नंबर उस किताब में लिख रखे हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, कम से कम इन पैसों से तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम इस धंधे को अच्छे से आगे बढ़ाना। यूं कहते कहते वो चल बसा। अंकल क्या हुआ अंकल, अंकल क्या हुआ, अंकल उठिए ना, क्या हुआ अंकल। यूं जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद उनके अंतिम संस्कार की विधि पूरी हुई। बेबी ने बहुत छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई थी। उसने एक गरीब इंसान को अपने ठेले पर रखकर उसकी मदद की। वो गोलगप्पे के ठेले को संभालते हुए उनका साथ दे रहा था। कुछ समय बाद बेबी और उसका भाई स्कूल जाने लगे। वो अपना धंधा भी चलाती और स्कूल भी जाया करती थी। इस तरह बेबी की जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी।